थिंग आई वेंट फॉर इज XUV 300। वो मैंने जैसे अंदर बैठा, ब्रेजा की जो पंच है ना उसमें बहुत लेट आता है। मैंने वेन्यू की टेस्ट ड्राइव लेने की कोशिश क्यों की मैं चाह लास्ट में इकोस्पोर्ट एंड दिस वन। इकोस्पोर्ट इज हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आए हैं इंदिरापुरम। तो मुझे एक निक्सॉन मिली है जो रिसेंटली खरीदा है प्रजूष भाई ने। तो अच्छी बात है कि उन्होंने सेरेमिक कोटिंग भी करा रखी है, तो उनका फीडबैक हमें मिल जाएगा। अब मैं बार बार आप लोगों के लिए निक्सॉन क्यों लेके आता हूँ कि जितना ज़्यादा ओनरशिप का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा तो जो गाड़ी खरीदने वाला बायर है उसको उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके लिए कार खरीदना उतना आसान होगा। इसीलिए मैं बार बार निक्सॉन, अगर कोई भी ओनर मिलता है जो चला रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और प्रजूष भाई से मेरी बात बिल्कुल भी नहीं हुई है अभी, मतलब वैसे बात हुई है, उन्होंने गाड़ी ली है, सेरेमिक कराई है, और उसका एक्सपीरियंस कैसा है वो उनसे जब हम मिलेंगे तभी पता चलेगा। उनके आसपास खड़े हैं अभी, और जैसे वो आता है फिर आप लोग को मैं शेयर करता हूँ उनका एक्सपीरियंस। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी हम हैं प्रजूष भाई हमारे उनके साथ, और उन्होंने निक्सॉन ली है। ये एक्सएम मॉडल है, पेट्रोल में है। ये कब लिया आपने? मैंने जुलाई 8 को डिलीवरी ली थी। जुलाई 8 को? यस, यानी अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ हो रहा है। यस। आपने निक्सॉन ही की चूज की? बुकिंग की बहुत सारे राइवल्स हैं मार्केट में। बिल्कुल सर, इसका मैंने एक्चुअली मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने इसका वीडियो डिटेल डाला हुआ है। मैंने गाड़ी ली है, पहली बात तो मैंने 2 मंथ्स मैंने रिसर्च की। फर्स्ट थिंग आई वेंट फॉर इज XUV 300। वो मैंने जैसे अंदर बैठा तो उसका जो प्लास्टिक का जो फिट एंड फिनिश है, इट्स नॉट गुड। आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ पर्सन, तो मेरे को थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन पसंद है, एंड वो गाड़ी थोड़ा रफ एंड टफ है, तो इसलिए मैंने पहले ही उसको रिजेक्ट कर दिया। आई डिडंट इवन टेक अ टेस्ट ड्राइव। मेरे को टेस्ट ड्राइव, क्योंकि उसका मैंने रिव्यूज़ भी देखे थे कि उसमें काफ़ी फन टू ड्राइव काइंड ऑफ मोड्स है, बट मेरे को इतना नहीं है। मेरे को सोफिस्टिकेशन चाहिए था, और एक मेरे को क्रॉसओवर लुक चाहिए थी। मेरे को बिल्कुल SUV ना लुक चाहिए थी, ना मेरे को हैचबैक चाहिए, मीडियम, मतलब मिक्स। एग्जैक्टली। तो जो इसका लुक है, आई एम अ बिग होंडा जैज़ फैन। मेरे को बहुत प्लान था कि वो गाड़ी लेने का, बट व्हेन नेक्सॉन आई सॉ, तो नेक्सॉन आने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया। सॉरी टू कट यू ऑफ। होंडा फैन, ठीक है, XUV भी देखी थी और उसके निक्सॉन देखी। होंडा फैन होते हैं, इन्होंने टाटा चूज किया निक्सॉन, सो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। देन आई वेंट फॉर ब्रेजा। मैंने ब्रेजा देखी, 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, पंच नहीं है, और लेकिन नॉर्मल चलने में ठीक है, बट अंदर वही मारुति वाली फीलिंग, तो रिजेक्टेड। स्पेस है उसमें अंदर, आई लाइक दैट, बट वही अंदर में वही सेम, मतलब अंदर इंटीरियर आपको पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं। तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड है विदाउट टर्बो, उसका परफॉर्मेंस कैसा लगा? उसका परफॉर्मेंस सर ये है कि वो इंजन बनाई गई है आराम से चलने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसमें आई थिंक 103 या 104 bhp के आसपास उसका पावर आउटपुट है, विच अगेन किक्स इन आफ्टर 2000 RPM। तो वो भी मतलब इतना भी नहीं है कि आप उसको खींच पाओ, या वो फन टू ड्राइव है, एग्जैक्टली। थोड़ा सा मतलब बुजुर्ग लोग जो हैं वो उनको चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा उनको, क्योंकि उनमें से वो माइलेज भी निकाल पाएंगे। तो वो मेरा पॉइंट था कि उसको ना लेने का। एंड सेकेंड, मारुति में मेरा थोड़ा सा पहले से ही नो काइंड ऑफ है कि ब्रेजा की जो पंच है ना उसमें बहुत लेट आता है। वैसे वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होने पे वो बहुत रिलैक्स चलता है, इसीलिए उसमें 4 सिलेंडर भी है। इंजन बड़ा है, इंजन में इतना प्रेशर नहीं आता कंपेयर टू टर्बो, क्योंकि टर्बो में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है इंजन में, इंजन की लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है, एंड मेंटेनेंस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये सब मेरे को पता था, फिर भी आई वेंट फॉर दिस वन। तो वो मैं लेटर ऑन मैं आता हूँ। फिर मैंने वेन्यू की टेस्ट ड्राइव लेने की कोशिश क्यों की मैं बोलूँगा कि जैसे मैं शोरूम गया, मैंने गाड़ी दूर से तो बहुत बार देखी थी, बट जब मैं गया तब भी मेरे को इतनी छोटी लगी वो। मैंने बोला नहीं, मेरे से नहीं होगा ये गाड़ी, मैं इतना पैसा खर्चा करके आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दिस स्मॉल कार। अब उतना वो लुक में आया या कैसे आया, क्योंकि डायमेंशन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम ही है इसके जैसा, बट वो देखने में बहुत छोटी लगती है, तो इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अभी बचा लास्ट में इकोस्पोर्ट एंड दिस वन।
इको स्पोर्ट इज़ ऑसम, मतलब वो तो आपने भी टेस्ट राइड लिया होगा। इट्स वेरी फन टू ड्राइव। 123 bhp है उसमें, मतलब इतना मेरे को मज़ा आया वो गाड़ी चला के। आई वॉज अबाउट टू बुक इट, बट उसके रियर सीट में स्पेस कम है, 2 लोगों के लिए है, 3 लोगों के लिए उसमें नहीं है। सेकंड, उसका सस्पेंशन बहुत स्टिफ है बिकॉज ऑफ इट्स स्पोर्टी नेचर, वो उन्होंने करा हुआ है फोर्ड ने। तो फिर मैंने ये गाड़ी, मतलब आई विल टेल यू कि टाटा का मैं इतना बड़ा हेटर था खुद। बैक इन 2012 आई यूज्ड टू वर्क फॉर मारुति। मैंने अपना करियर ही मारुति सुजुकी से स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे हम लोग टाटा की गाड़ी को, मतलब मैं तो देखता भी नहीं था कि टाटा की गाड़ी है मतलब बेकार है, क्योंकि उस टाइम पे इतना घटिया उसका रिस्पॉन्स था। बट टुडे आई कैन अश्योर, मतलब आई कैन प्राउडली से कि आई एम अ टाटा ओनर, क्योंकि द वे दे चेंज ड्रास्टिकली, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल टू इतना चेंज है, मतलब आई कैन से कि ईस्ट वेस्ट चेंज है। तो बाकी मेरे फैमिली में भी इस गाड़ी को, मतलब लुक वाइज एंड यू नो सब कुछ बहुत अप्रिशिएट किया, उनको भी ये पसंद थी, तो इसलिए आई वेंट फॉर दिस। तो आपने बता दिया कि आपने व्हाई डिड यू चूज निक्सॉन ओवर यू नो सेवरल अदर कार्स। इट्स रियली गुड। एक लॉजिक है, समझ में आता है कि आपने क्यों लिया। तो एक बार ये बताइए, जब आपने गाड़ी चूज़ की थी, कहीं आपके दिमाग में ये कभी था कि सेफ्टी को लेके वो प्रेफरेंस थी आपके दिमाग में या नहीं थी? सर मैं ये चीज़ बता देता हूँ आपको, सेफ्टी वाज द प्राइमरी थिंग इन माय माइंड, क्योंकि आप वो गाड़ी तो कई बार ले लोगे, लेकिन एक बार जान चली जाए तो वो वापस नहीं आ सकती। एंड मोर देन मी, जैसे आप भी अपने वीडियो में इस चीज़ को प्रमोट करते हो कि इट्स अबाउट योर फैमिली एंड योर डिपेंडेंट्स, कि वो कितना, मतलब यू नो उनको कितना इफेक्ट आएगा इस चीज़ का। तो मेरा पॉइंट तो वो फर्स्ट माइंड में था। बट मैंने टेस्ट ड्राइव सबकी ली, ब्रेजा बीइंग अ 4 स्टार, इको स्पोर्ट बीइंग विद अदर स्टार रेटिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हर चीज़ को तोल मोल के देखना चाहिए, फिर आप जाओ, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वही मतलब ब्लाइंड वाली चीज़ है कि हाँ ब्लाइंडली आप फॉलो कर रहे हो किस चीज़ को। बट ये मेरा भी सजेशन है हर बायर को, प्रोस्पेक्ट बायर को, कि अब सब कुछ चलाओ, माइंड में अपना माइंड सेट रखो एंड देन यू डिसाइड ऑन अ प्रोडक्ट। एंड इसका डिसाइडिंग फैक्टर एक और था, मी बीइंग अ न्यू ड्राइवर, मतलब मैं इस गाड़ी से ही मैंने ड्राइविंग सीखी है। मैं आपको ये बता देता हूँ, तो बहुत लोग जो न्यू ड्राइवर है वो लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर बहुत के पास सवाल है, पहली गाड़ी लेने वाला हूँ और ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं आती, न्यू ड्राइवर है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। ये नए ड्राइवर है, निक्सॉन से ही सीखी है एंड ही इज़ ड्राइविंग वेरी गुड। कि मेरे लिए एक पॉइंट था कि मैं अगर इको स्पोर्ट लेता तो 130 bhp उसके शुरू से ही खुला हुआ होता है, वो एक्सीडेंट होने का काफ़ी चांसेस होता है। तो इसमें जो आता है ड्राइविंग मोड्स, आप न्यू ड्राइवर हो, जैसे मैंने सीखा है, मैंने इको में कर दिया, उसका पावर कम हो गया, मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ आराम से, मेरा हाथ अभी थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है, मैं अब उसको सिटी में आराम से चलाता हूँ। मेरे को थोड़ा बहुत भी अगर जो पुश आता है तो उसमें भी मेरे को कोई इशू नहीं है। और हाईवे में मैं 1 बार 2 बार मैंने स्पोर्ट मोड पे भी चलाया हुआ है। तो ऐसे आप लोग इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ड्राइविंग मोड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर न्यू ड्राइवर स्पेशली। और ब्रिजेश भाई, मैं होता क्या है कि जब भी मैं रिव्यू करता हूँ तो आई डोंट नो, मैं भूल जाता हूँ हमेशा जो ड्राइविंग मोड है, इज़ रियली यूज़फुल। एक गाड़ी दे रखी है आपको, उसमें आप 3 मोड सेलेक्ट कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। स्लो चलानी है इको, अगर मॉडरेट जाना है तो आप उसको चला सकते हो सिटी पे। अगर आप हिल्स पे चला रहे हो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, नॉर्मली सिटी में चल जाती है, लेकिन यू कैन सेलेक्ट स्पोर्ट एंड यू कैन ड्राइव द कार। तो ये बहुत बड़ा इसका पॉजिटिव है। मैं भूल जाता हूँ हर वीडियो में। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट आउट। एंड एक चीज़ इसमें, ड्राइविंग मोड को बहुत लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि खाली माइलेज निकालने के लिए वो दिया हुआ है। इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ अ 360 राउंड यूज़फुल इट इज़। मतलब मैं ये बोलूँगा कि जैसे मैंने अभी बोला कि आपको धीरे गाड़ी चलानी है, जैसे एज ए हैचबैक गाड़ी चलानी है, तो आप इको मोड पे चलाओ, आपको लगेगा ही नहीं आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो। एकदम धीरे धीरे इसका पावर लीनियर इतना पावर डिलीवरी है, तो उस चीज़ में बहुत हेल्प होता है। और दूसरी बात मैं कट करना चाहूँगा सॉरी, सपोज एक गाड़ी आपके पास कंपेयर एसयूवी, उसमें ड्राइविंग मोड्स नहीं है, तो वो एक बार कंपैरिजन करना। ड्राइविंग मोड नहीं है, एक ही मोड है, इस पे ही चलती है। और एक आप गाड़ी है जिसमें ड्राइविंग मोड दे रखे हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप चला सकते हो। अगर एक गाड़ी है सपोज आपको 90 bhp का पावर दे रही है, जिस पे वो चलती है, जब जैसे थ्रॉटल बढ़ाते हो तो वो बढ़ते जाता है। लेकिन ड्राइविंग मोड, यू कैन सेलेक्ट योर ड्राइविंग मोड।
पहाड़ पे चलनी है, बहुत चढ़ाई है, स्पोर्ट डाल दो, और गाड़ी में नहीं होता। तो ये बहुत पॉजिटिव है, इसको भी माइंड में ज़रूर रखिएगा। ये होगी ड्राइविंग मोड की बात। और आपको ये कितना पड़ा था प्राइस? 860 ऑन रोड। 860 ऑन रोड, गुड डील। एक्सएम पेट्रोल 860 ऑन रोड। काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद उसमें भी मैंने काफ़ी रिसर्च करा। और लोगों को बताओ, लोग का सवाल रहेगा कि आपको कैसे पड़ा है ऑन रोड। अब तो थोड़ा महंगा हो गया, जब हाँ, लिया था उसमें होता, अभी 10-15 हज़ार रुपये बढ़े हैं जी। उसको कंसिडर कीजिएगा। उस टाइम पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उस टाइम पे इसकी ऑन रोड प्राइस आ रही थी 8.73 दिल्ली एनसीआर में, और जो मेरा मतलब गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसमें 875 के आसपास आ रही थी गाड़ी। तो मैंने पहले नोएडा के एक शोरूम है वहाँ पे मैंने बुक किया था। तो उसमें बुक करने में वो लोग मेरे को डिस्काउंट दे के दे डिड कोटेशन ऑफ 865 के अराउंड। फिर मैंने भैया की वीडियो देखी तो मैं चला गया, वहाँ पे मैंने बार्गेनिंग की, वहाँ पे मेरे को 860 का पड़ा। दैट टू I included key protection in my insurance, I included engine protection in my insurance, I included hotel stay in my insurance। तो ये सारा मिला के मेरे को 860 का पड़ा। गुड डील है। दूसरी बात ये कहूँगा यार, जो पीयूष भाई हैं वो टाटा से नहीं है, मैं भी टाटा से नहीं हूँ। आप HR में है वो, ठीक है, एक MNC में HR में है, मैं भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर MNC में काम कर रहा हूँ। टाटा से हमारा दूर दूर से कुछ लेना देना नहीं है। जो एक दो बंदे होते हैं जो मैसेज करते हैं कि टाटा से पैसे लिए, बिल्कुल गलत है यार। इनको कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन, मुझे व्यूज़ मिलेगा, आपसे कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, जैसे मुझे पीयूष भाई से कनेक्ट होने का मौका मिला है चैनल के थ्रू। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी बायर हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बेस्ट गाड़ी कौन सी चूज़ करनी है। और मार्केट में हॉट ऐसी ही नहीं चल रही है, इसका कोई रीज़न है, लॉजिकल रीज़न हो सकता है, थर्ड इन सेलिंग। हाँ। और मेरा क्या है ना, मैं सिर्फ अच्छी बातें नहीं करता, मुझे पता भी नहीं है कि उनका एक्सपीरियंस सर्विस का कैसा है, वो अभी शेयर होगा। उसके अलावा मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिनको जो एक्सपीरियंस ख़राब हो, और वो हम लोग एनालिसिस करके आपस में बात करके उसको हम आगे पहुँचा सकें। जब तक फीडबैक नहीं दोगे, टाटा को कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है। डीलरशिप 10 डीलरशिप है, उसमें से 5 अगर ख़राब हैं, 5 सही हैं, तो जो 5 ख़राब है उनको या हमके रिक्वेस्ट करनी चाहिए टाटा से, या तो उस डीलरशिप को हटाएं, नया डीलरशिप लेके आए, या फिर उनको कड़ी चेतावनी दी जाए कि काम ढंग से करो। क्योंकि मैं बताता हूँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो जयपुर का बंदा है, मेरी उस बंदे से बात भी हुई है, उसका वीडियो शायद मैं अपलोड करूँ, 45 मिनट का वीडियो। उसको ना बहुत ज़्यादा इशू हुआ, हाईवे पे 3 घंटे खड़ा रहा। सो आई एम विद हिम। तो मेरा कहने का मतलब यार, टाटा की गलती बहुत ज़्यादा नहीं है, डीलरशिप की गलती है। सो वाई डोंट वी बी टुगेदर, हम सब एक साथ मिलके उनको फीडबैक दें ताकि उस डीलरशिप के अगेंस्ट एक्शन हो सके, वो डीलरशिप या तो हट जाए या फिर उनमें इम्प्रूवमेंट हो सके, ताकि सबके लिए अच्छा हो। तो ये मेरी कोशिश है। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगा, या फिर वी विल टॉक ऑन फोन, वीडियो टॉक से बात करके मैं एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो डू कनेक्ट विद मी। मेरे को भी ऐसा नहीं कि गाड़ी में कोई फ्लॉ नहीं है, मेरे को भी है। कॉन्स में मैं जब आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि कॉन्स में क्या क्या है वो। लेकिन जो डीलर्स के चलते हैं कि बहुत सर्विस सेंटर ख़राब है, डीलर्स ख़राब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। बिल्कुल। और आपके एरिया में हो सकता है, मैं मानता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मारुति का सर्विस ख़राब नहीं है, मैं ऐसा, मारुति का भी सर्विस ख़राब है, बट कोई ये बोलता नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी मारुति का अच्छा है। तो ऐसे आप कैटेगराइज किसी को कर नहीं सकते जस्ट बिकॉज आपका एक्सपीरियंस ख़राब है कि टाटा पूरा ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। तो मुझे तो ये ऐसा लगता है कि बीइंग अ बायर, तो मैं ये पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि आपको अगर ऐसा कोई सर्विस सेंटर मिले आपके एरिया में जिसका फीडबैक अच्छा हो, तो आप उसी के साथ जाइए। हाँ, दूसरी बात पीयूष भाई, जो सब मोटर है ना, उनके ओनर बहुत अच्छे हैं। मैंने उनके एम्प्लॉय से सुना हुआ है, कोरोना टाइम पे एक भी बंदा सैक आउट नहीं हुआ, तो उनके ओनर अच्छे हैं, इसीलिए जो एम्प्लॉय वो भी अच्छा है, तो इसलिए सब मोटर अच्छा है। सिमिलरली अगर डीलरशिप में ओनर अच्छा होगा तो वो मैसेज नीचे तक पहुंचता है, तो डीलरशिप अच्छी होती है। तो ये टोटली डिपेंड कि लोग कैसे हैं, वहाँ का इंसान कैसा है, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, नथिंग टू डू विद पर्टिकुलर ब्रांड और समथिंग। बिल्कुल, वंडरफुल, थैंक यू पीयूष भाई। एंड अच्छा, प्राइस की हमने बात कर ली जी। और इसमें माइलेज कितना मिल रहा है आपको, कितनी चला लिया आपने? मैंने अभी 850 किलोमीटर चला ली। 850 चला लिया। तो सब लोकल है या फिर आपने बाहर? लोकल भी है, मॉडरेट ट्रैफिक पे भी है, और हाईवे पे भी है। अच्छा। मैं अभी यमुना एक्सप्रेस वे लास्ट टू लास्ट वीक गया था, तो उसमें मैंने 150 किलोमीटर के आसपास किया था। उसमें मैंने 16.70 मतलब 17 के आसपास की माइलेज निकाली थी। तो
हाईवे एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा और उसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है अपने चैनल पे। अच्छा, वो है चैनल का नाम है टेकी राइड। यस, तो ज़रूर इसको जाके चेक कर लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगर मोटिवेशन मिलेगा तो एक आदमी काम कर, जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं जीरो से शुरू हुआ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई चीज़ रिसर्च करता हूँ और जो मुझे ढंग की लगती है एनालिसिस करता हूँ, आप लोग को शेयर करता हूँ और आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं और आपस में डिस्कस होता है, तो उससे और ज़्यादा मैं सीखता हूँ। ऐसे हम सीखते हैं और वही चीज़ें आगे पहुँचाते हैं। अब मैं भी कहता हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे बहुत सारे हैं कार गुरु, आई एम नॉट दी एक्सपर्ट। जो सीखा है वही आप लोग को बताता हूँ, जो आपसे सीखता हूँ वही सब लोगों से शेयर करता हूँ, तो वही मेरा मोटिव है। मेरा मोटिव यही था कि चैनल खोलने का, कि जैसे मैंने जो रिसर्च की है, जितना मेरे को, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कार परचेसिंग का इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने भी ज़ीरो स्क्रैच से शुरू किया। तो जो एक्सपीरियंस मेरा होता जा रहा है वही मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि और लोगों को हेल्प मिले। बिल्कुल, बेसिकली मेरा चैनल बनाने का यही मोटिव था। तो प्लीज़ लुक इनटू हिज चैनल और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनका जो चैनल है। अब माइलेज कितना मिल रहा है आपको? माइलेज सर अभी तो मेरे को 14 के आसपास माइलेज, टोटल माइलेज? हाँ, टोटल, हाँ। अच्छा, और मैं ये बता दूँ दोस्तों, जो नई गाड़ी है ना उसको रमा होने में टाइम लगता है। इनिशियली मुझे कम आ रहा था, अब धीरे धीरे जो मेरी माइलेज डीजल है तो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इंजन रमा होता है, इंजन सेटल होता है और फर्स्ट सर्विस तक लोग कहते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है, थोड़ा ऑयल चेंज होगा, इंजन तब तक रमा हो जाता है, सर माइलेज बढ़ेगा। एक चीज़ और पॉइंट मतलब व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा, मैं नया ड्राइवर हूँ, तो क्लच और गियर में भी और एक्सीलेटर में भी थोड़ा बैठने में भी टाइम लगा मेरे को, तो इसलिए भी मैंने फर्स्ट 400 किलोमीटर्स मेरे को 7 की माइलेज आई 7, तो आई वॉज वरीड कि क्या हुआ। फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो देखी, तो फिर मैंने सीखा कि जैसे ही मैं 45 तक भी मैं थर्ड गियर पे ही चलाता था, तो फिर मैंने सीखा कि नहीं, जैसे आप 25 to 27 क्रॉस करो, आप थर्ड गियर से फोर्थ गियर शिफ्ट कर दो। जितना आप गियर ऊपर रखोगे उतना आपकी माइलेज थोड़ी, क्योंकि इंजन पे दबाव कम पड़ता है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जो माइलेज इनको मिल रहा है 14-15 का, क्योंकि नए थे उसके बाद भी इतना मिल रहा है, तो लोग कहेंगे कि टैंक और उसमें एक्चुअल में डिफरेंस है। मैं बता दूँ, टैंक है ये, मैं बता दूँ एक्चुअल और जो MID में PS4 में डिफरेंस था, ठीक है, उसमें 2 या 3 km का डिफरेंस था। अब मैं अपनी जो मेरी डीजल गाड़ी है उसमें मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ से देहरादून गया था, देहरादून से आया हूँ, मुझे बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले, अभी मैंने शेयर नहीं किया। एक और मैंने कल टेस्ट किया था, एक और 3-4 सीरीज में टेस्ट करने के बाद जो कंफर्म इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा सेटल हो गया है। आपको जब वीडियो देखोगे ना आपको फिर पता चल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है ना, जो लोग आगे कहते हैं कि इतना डिफरेंस है, MID गलत है, वो अपडेट शायद हो चुका है, डीजल में मेरे हो चुका है, पेट्रोल का पता नहीं। हम टैंक टू टैंक पेट्रोल का है सर, पेट्रोल के में डिफरेंस है, मतलब 1.5 to 2 का डिफरेंस है। MID और टैंक टू टैंक में डिफरेंस तो है इसमें। हाँ, अभी मैंने सर्विसिंग नहीं कराई है, मे बी उसके बाद वो ठीक हो जाए, आई डोंट नो। मैंने तो नहीं कराई है ना सर्विसिंग। अच्छा, हाँ, मुझे भी नहीं पता है कि इसका क्या डिफरेंस आ रहा है, मे बी डीजल में नहीं आ रहा होगा, बट पेट्रोल में, डीजल में तो नहीं आ रहा है, पेट्रोल में है। 1 कर दी, 2 कर दी, तीसरी कर दी, जस्ट टू मेक श्योर मैं चौथी और कर रहा हूँ। वो सब लिस्ट और जितने प्राइसेस हैं पेट्रोल पंप मैं आपको कर दूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर सेम पेट्रोल पंप से फिल करा रहा हूँ, ताकि नोजल का डिस्टेंस होता है ऑटो कट का, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, वो भी खत्म हो जाए। तो डीजल में तो नहीं है डिफरेंस। अब पेट्रोल में अगर पीयूष भाई बता रहे हैं तो हो सकता है, और ये आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। अब ये नहीं पता मुझे कि मेरे स्पेसिफिक मॉडल के लिए, क्योंकि मैं फेसबुक में काफ़ी सारे ग्रुप के साथ हूँ, तो उसमें भी वो भी बताते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मतलब 1.5 से 2 के पॉइंट का डिफरेंस है। नहीं, अगर आपके इसमें तो सभी पेट्रोल में होगा। हाँ, तो वो पेट्रोल में इशू है। चलिए, ये होगी माइलेज की बात, टैंक टू टैंक की बात। एक पॉइंट सर, एक मैं और मतलब मेरे पास भी, मेरे चैनल पे भी बहुत क्वेरीज आती है एक पॉइंट पे कि मेरी हाइट 5'4" है, मेरी हाइट 5'5" है, क्या मैं XM लूँ, क्योंकि इसमें हाइट एडजस्टर नहीं है। तो उस चीज़ पे मैं आपके चैनल के थ्रू ये क्लियर करना चाहूँगा कि आप अगर थोड़ा सा आगे सीट को लेके बैठ जाते हो तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आई डोंट नो सर आपकी हाइट कितनी है। मेरी है 5'6" है, तो आप देख लीजिए, मैं आई एम 5'8" और आई डोंट थिंक कि 5'4" या 5'5" भी कोई होगा तो भी कोई इशू होगा। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल हाइट एडजस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बोनट दिखते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके यू कैन इजीली सिट। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बैक में प्रॉब्लम है, तो मैंने कुशन वाले सीट कर रखे हैं, तो हाँ उसकी सीट इतनी ऊपर है कि कुशन वाली सीट में जब बैठता हूँ ना, तो मुझे पहले कुशन हटाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, फिर अलग से लगाना पड़ता है। उसका हाइट ना काफ़ी अच्छा है, तो कोई इशू नहीं होने वाला। 5'2", 5'3", 5'4" कोई इशू। माइलेज के लिए इंटीरियर तो आपने बता दिया, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वही फैक्टर था अपनी गाड़ी में। इसका AC का परफॉर्मेंस कैसा है? ऑसम, मतलब
1 मिनट में ही पूरा कूल कर देता है, पूरा कूल कर देता है। मैं पहले टॉप मॉडल लेने की सोच रहा था, XZ प्लस, बिकॉज ऑफ द रियर AC वेंट एंड ऑल अदर थिंग्स। बट अभी जैसे मैं अकेले गाड़ी चलाता हूँ, तो मैंने उस पॉइंट को बाद में ध्यान दिया कि लास्ट रो में तो कोई बैठेगा ही नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है। और आई कैन अश्योर कि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी लेके गाड़ी चलाई है, तो उनको भी एक्सपीरियंस करा है। दे सेड कि 1 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी कूल है। पूरी गाड़ी AC इज गुड टू गो। मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है, डीजल है। AC इज बहुत इफेक्टिव है इसकी AC। तो आप लोगों को मतलब जिसको थोड़ा सा AC से प्रॉब्लम है कि ज़्यादा हो जाता है, उनको पक्का इसमें प्रॉब्लम आएगी। मैं भी ज़्यादा देर चला नहीं पाता हूँ, ऑफ करना पड़ता है क्योंकि AC बहुत जल्दी ठंडा कर देता है। AC की बात हो गई। पीछे आपने 3-4 बैठाए अभी तक? बिल्कुल। कितने बैठाए? मैंने 3 बैठाए। 3 बैठाए। कंफर्टेबल? बिल्कुल कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि पतले बंदे, मतलब ठीक ठाक बंदे, 3 आराम से। और मेरा जो भतीजा भी शूट करता है, कैमरा पकड़ रखा है। हम लोग जब देहरादून गए थे, मेरा भतीजा था, मेरी दोनों भतीजा थी। बहुत जगह बचती है, 3 आदमी कंफर्टेबली लॉन्ग ड्राइव पे भी बैठ सकते हैं। तो पीछे की सीट की जो फीडबैक है वो भी अच्छी है। बट ब्रेजा इस मामले में बेस्ट इन सेगमेंट है, सबसे बड़ी है। बिल्कुल, हाँ, मतलब उसका साइज विदाउट एनी डाउट ब्रेजा इज बैक सीटिंग के लिए बेस्ट, क्लियर विनर है। अच्छा, ये सब चीज़ें कवर हो गई। और इन्होंने, मैं बताता हूँ, इन्होंने जो लगा रखा है अलॉयज लगा रखे हैं यहाँ पे। इन्होंने अलॉयज लगा रखे हैं यहाँ पे, और ये टाटा से ही लगाए हैं। तो अलॉयज का प्राइस क्या पड़ा आपको? फिर मैं जब सब मोटर में गया तो मैंने बार्गेन किया था, उन्होंने 36 का बोला था, तो 2000 डिस्काउंट का 34 का मेरे को पड़ा। 34 का मेरे को मिल गया। बट इस चीज़ पे मैं एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और दूंगा। जैसे स्काई कार से मैंने इस चीज़ का मतलब पूरा मॉडिफिकेशंस करा है, तो मैंने नितिन जी से बात की थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था 28K में वो मेरे को अवेलेबल करा देंगे अलॉयज। तो अगर किसी को, मेरे को तो अभी नहीं चाहिए, तो अगर किसी को, आपके किसी भी व्यूअर्स को चाहिए, तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम बिकॉज बिल्कुल 6,000 आपका सीधा बच रहा है। तो मैं तो वो रिकमेंड करूँगा। बट आप लोग चेक कर लेना, जो भी उस चीज़ को, ऑप्शन को देखना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना कि वो जेन्युइन है कि नहीं। वंडरफुल। हाँ, चलो अलॉयज की बात हमने कर ली। और अब ये बताओ, अच्छी बातें बहुत होगी, बिल्कुल। बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि टाटा के लोग हैं, लेकिन हम लोग नहीं है। नहीं, मुझे ना इसमें खराब बातें बता दो सर। इसमें 2 बड़े प्रॉब्लम, एक छोटा सा प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम, कभी कभार सेकंड गियर में डालते ही गाड़ी थोड़ा सा वो जर्क करती है। अब आई डोंट नो वो क्यों होता है, क्या ये गाड़ी का प्रॉब्लम है। मेरे ड्राइविंग का तो प्रॉब्लम नहीं है पक्का। मैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं नॉर्मल चला रहा हूँ गाड़ी, वो जर्क करती है सेकंड गियर पे। सेकंड बड़ा प्रॉब्लम है बैक गियर लगाने में। बहुत बार इसका जो गियर लीवर है लगता नहीं है। आपको ये प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल, मुझे नहीं आ रही है। बिल्कुल, आई डोंट नो, मतलब। और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है। मैं जो ग्रुप में भी, मुझे लगा था BS6 से अपडेट हो गया। नहीं, मुझे अभी आ रही है, अभी भी आती है कभी कभार। मतलब आप मान लो कि 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो फंस जाती है। तो पीछे करने में भी, और पीछे से आप मान लो कि पीछे करके आगे करने में भी उसको थोड़ा सा हल्का पीछे करके फिर आगे करना पड़ता है, वो थोड़ा फंस जाता है। अब टाटा को इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, अदरवाइज इट इज़ फ्लॉलेस। और थर्ड इज, जो मैं बोल रहा था, जो A पिलर है, A पिलर का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट जब शार्प टर्न आता है तो बिल्कुल मेरे को ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे देखना, एडजस्ट करना पड़ता है, जो वो दूसरी गाड़ी में नहीं है। बट ये इसका नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है, बिकॉज ये प्रोटेक्शन के हिसाब से, अगर आप सेफ्टी के नॉर्म्स पे देखोगे, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग। बट हाँ, थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 आपने बताई, और कुछ इश्यूज है इसमें? और तो कोई इशू नहीं है सर। बहुत लोग बोलते हैं कि बैक कैम इसका लगा लो क्योंकि पीछे का विंडशील्ड छोटा है। मेरे को आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मेरे को, मैं बैक जो IRVM है, जो IRVM मैंने लगाया है, उसमें से मेरे को काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है पीछे का। और मैं साइड की मिरर्स कम ही यूज़ करता हूँ, मैं IRVM ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ चलाने के लिए। दोस्तों, बातों पे एक बात आ गई। जो गाड़ी का इंजन, आप लोग बोलते हैं कि बहुत नॉइज़ है, बहुत वाइब्रेशन है। एक बार मैं क्या करता हूँ ना, इनको दिखाई देता हूँ। ये मैंने आवाज़ ऑफ कर दिया, गाड़ी में करने वाला ऑन। 3 सिलेंडर इंजन बहुत लोग बोलते हैं। हाँ, देखिए, अब मैं साइलेंट रहने वाला हूँ। मैंने हल्का सा गड़गड़ की आवाज आती है, बिल्कुल वाइब्रेशन और नॉइज नहीं है। तो उसी बात पे ये जो पीयूष जी है, वो एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाले आप लोगों को। तो ऐसा हुआ कि मेरे को गाड़ी सेरेमिक कोटिंग के लिए ले जाना था, तो मैं और मेरा फ्रेंड गए।
तो जनरली मैं ज़्यादा टाइम तक गाड़ी को ऑन छोड़ता नहीं हूँ, मैं मतलब ऑफ़ कर देता हूँ, 30 सेकंड के बाद ही ऑफ़ कर देता हूँ मैं गाड़ी को स्टॉप करके। तो क्या हुआ, मैंने गाड़ी छोड़ी और मेरे को चाबी लगा के रखनी थी, क्योंकि उनको गाड़ी, वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है उनको गाड़ी अंदर लेके जानी थी। तो मैंने गाड़ी चाबी छोड़ दिया, लेकिन मेरे को लगा कि मैंने इंजन ऑफ़ कर दिया है। तो मैं और मेरा दोस्त बाहर खड़े थे, गाड़ी के इंजन के आगे ही खड़े थे। तो उसने एक बार बोला कि गाड़ी ऑन है क्या, तो मैंने बोला नहीं मैं तो गाड़ी हमेशा ऑफ़ करता हूँ। तो बाहर से भी इतना कम नॉइज़ है इसका, हमें पता नहीं चला। हमें 3-4 मिनट बाद गाड़ी हल्की सी वाइब्रेट करने लग गई अंदर, मतलब इसके जो प्लास्टिक ये जो कवर्स हैं इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आने लग गया लाइट का। तो फिर हमें पता चला कि गाड़ी ऑन है। मतलब बाहर से भी आपको खड़े होकर गाड़ी का पता ही नहीं चल रहा था कि गाड़ी ऑन है या ऑफ है, इतना साइलेंट। और यही मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, 3 सिलेंडर है। पहले जो था टियागो वगैरह में और निक्सॉन पहले वाले में थोड़ा वाइब्रेशन नॉइज़ है, लेकिन उन्होंने अपडेट किया, इतना रिफाइनमेंट और इतना अपडेट। आप कंपेयर कीजिएगा दूसरी गाड़ियों से तो आपको पता लगेगा नॉइज़ बिल्कुल नहीं पता चलता है इसमें, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है 3 सिलेंडर होते हुए। तो रियली रिकमेंडेबल। मतलब एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो नॉइज़ का, इंजन नॉइज़ का जो मतलब प्रीमियम क्वालिटी बोला जाता है, होंडा सिटी का जो पेट्रोल इंजन का जो नॉइज़ है वो बिल्कुल माइनर है। मतलब आपको गाड़ी ऑन भी रहेगी पता नहीं चलेगा। तो उसके कंपैरिजन में अगर वो आप मान लो कि वो 100 है तो ये 70 है, कम 80 होगा, 70-80 है ये। इतना मैं कह सकता हूँ, इतना साइलेंट इंजन है। तो एक बार जब टेस्ट ड्राइव के लिए जाओगे तो जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको नॉइज वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। थैंक यू पीयूष भाई। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच पीयूष भाई। इनका चैनल जो टेकी राइड है, इन्फॉर्मेशन चाहिए पेट्रोल के बारे में, अगर आपको ये टैंक टू टैंक भी फ्यूचर में करेंगे, इसका एक्सपीरियंस अपना शेयर करते रहेंगे, तो इनके चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक यू पीयूष भाई, कुछ कहना चाहेंगे एंड में? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत लोगों को एक्सएम पेट्रोल के लिए माइलेज के बहुत क्वेरीज आते हैं, मेरे को भी बहुत क्वेरीज आते हैं, क्योंकि मैंने जो वो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक तीनों मोड्स को मिला के, जैसे सिटी, इको, स्पोर्ट्स तीनों मिला के करा था। तो अभी मेरे चैनल में एक वीडियो आएगी जिसमें मैं खाली सिटी में एक स्पेसिफिक स्पीड में चला के आपको माइलेज बताऊंगा, इको में एक स्पेसिफिक स्पीड पे चला के बताऊंगा, और सेम स्पीड का स्पोर्ट्स पे भी चला के बताऊंगा। तो वो वीडियो आई थिंक आप लोग उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक सर्टेन स्पीड पे तीनों मोड में कितना माइलेज कंजम्पशन हो रहा है। पेट्रोल का आपको फीडबैक मिलते रहेगा, तो डू मेक श्योर टू फॉलो हिम एंड थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो पीयूष भाई को मुझे बैक गियर का कभी इशू नहीं आया, ठीक है, मैं उनकी गाड़ी चला के देखने वाला हूँ, और इन्होंने जो बोला था कि सेकंड गियर पे जर्क करता है वो भी मैं देखने वाला हूँ, क्योंकि जब मैंने 20 किलोमीटर चलाई थी मुझे ऐसा इशू नहीं हुआ था। हो सकता है कि अगर मैं चला के थोड़ा कॉम्बिनेशन जो एक्सीलेटर उसका वो मैं चेक कर लूँगा, तो वो भी मैं शेयर कर दूँगा फुटेज वीडियो के लास्ट में। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, इनको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होती है किसी एक वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ, बी हम्बल, बी पोलाइट, बाय बाय। थैंक यू। तो दोस्तों पीयूष जी से बात जब हो रही थी तो उनको सेकंड गियर में जर्क का इश्यू था, वो मैं चेक कर रहा था, क्योंकि जब मैंने लास्ट बार चलाई थी तो उतना नहीं लगा, और ये बैक गियर का इश्यू उनको बार बार आ रहा था, मतलब 10 में से 2 बार, लेकिन मुझे अपनी डीजल में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और ये भी एग्री कर रहे हैं, इसका जो गियर है वो तो टैक्टाइल है ना? बिल्कुल, वो तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं अभी तक इसको 12 बार कर चुका हूँ, एक बार भी अटका नहीं है, तो दोबारा थोड़ा बहुत चला के आपके सामने दिखा देते हैं। और ये लगाया हमने फर्स्ट, गाड़ी उठी, ये लगाई सेकेंड, ठीक है। जर्क कभी कभी जैसे आपका जो आरपीएम ज़्यादा होता है तो गलत छोड़ेगा तो एकदम जर्क आएगी, तो उसकी वजह से जर्क है। हाँ। तो वो कोई इशू नहीं है। अब बैक गियर आपको लगा के नीचे दिखाना, ये हो गया हम। अब मैंने ये सेकंड में लगाई इसको फर्स्ट, गाड़ी रुकने देना जरूरी है, नो इश्यूज, ठीक है। उसके बाद थोड़ा गाड़ी कर लेते हैं, ये मैंने लगा दी सेकंड, ठीक है। अब मैं रोक लेता हूँ, लग गया। आखड़ की आवाज़ इसलिए आई, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि गाड़ी रुकी नहीं थी। कभी हमेशा ध्यान दीजिएगा, गाड़ी को रुकने दीजिएगा, उसके बाद ही बैक गियर लगाइएगा। अगर आप चलते हुए गाड़ी में लगाते, कभी कभी होता है जब आगे पीछे करते हो ना, तो उसमें कभी कभी जल्दीबाजी में लग जाता है, खड़ की आवाज़ जरूर आएगी। अगर मैं चलते हुए गाड़ी में लगाऊँ, खड़ की आवाज़ आएगी, तो उसको अवॉइड कीजिएगा, पूरा रुकने दीजिएगा गाड़ी को, उसके बाद ही बैक लगाइएगा। 18 बार कर चुका, अभी तक तो कोई इशू नहीं आया। थोड़ा और लगाते हैं, हम यहाँ से लेके जाना है गाड़ी लगे। गाड़ी जैसे मैंने उस दिन चलाया था, ऑसम फीलिंग है। मतलब
मुझे तो बहुत मजा आया था डीजल चलाने के बाद भी। जब सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस वीडियो में, आपको कितना डिफरेंस लग रहा है पावर में पेट्रोल और डीजल में? क्योंकि सेम मॉडल आप डीजल में चलाते हो, तो आपको कितना डिफरेंस आ रहा है? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, क्योंकि ना मेन क्या डिफरेंस है, गाड़ी जब उठती है तो नो डाउट, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी आरपीएम ज़्यादा होगा, लेकिन उसको कॉम्पनसेट डीजल वाले में उसको टॉप कर देता है। करेक्ट है ना? तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा 18-20 का डिफरेंस लगेगा। इसलिए मैं बहुत सरप्राइज हुआ था उस दिन। डीजल चलाने के बाद जो पेट्रोल चलाता है ना, उसको ना पेट्रोल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब मैंने BS6 चलाई थी, जो रिव्यू किया था, मैं सरप्राइज हो गया था कि इट्स गुड इनफ, मतलब अच्छी कंटेंडर है। तो अभी हम लगा देते हैं इसको बैक, इजीली लग गया। अब जा रहे हैं हम आगे। जैसे तभी भी आपका अगर आरपीएम ज़्यादा, आपने सेकंड लगाया एकदम क्लच छोड़ोगे ना तो आरपीएम ज़्यादा होता है तो झटका लगेगा। यहाँ से लगता है ना, तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा। और ये जैसे हम फटाफट आ गए, अब मैं यहाँ पे दोबारा बैक लगाता हूँ, तो गाड़ी रुकने दो। थोड़ा अटका यहाँ पे, थोड़ा हल्का सा अटका, एक बार अटका, ठीक है? अटका। हाँ। तो ये चीज़ और ये नहीं, अभी नहीं अटका। अच्छा, ठीक है। ये मैं और एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं पार्किंग में जब आगे पीछे करता हूँ तो मेरे को काफ़ी बार करना पड़ता है। हाँ, इसीलिए तो उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा फील होता है वो चीज़। ठीक है ना? या जब मैं पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा हूँ, हाँ। तब वो ज़्यादा फंस जाती है कभी कभार। इसको पूरा ट्राई कर लेते हैं। ये हो गया, सपोज ये पार्किंग है हमारी, ठीक है? करेक्ट। ये गए हम, थोड़ा आगे बढ़ा लिया, उसके बाद रोक लिया, अब बैक कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा अब आगे करना है हमको, ठीक है? अब थोड़ा पीछे करना है। गाड़ी अगर स्टिल होगी ना तो इश्यूज आपको नहीं आएंगे। गाड़ी अगर आपको थोड़ा भी मूवमेंट होगा ना तो इश्यू 100% आएगा। तो हमेशा मेक श्योर कीजिएगा गाड़ी स्टिल हो जाने दीजिएगा। उसके बाद ये अभी थोड़ा अटका, अभी थोड़ा अटका, यही प्रॉब्लम है। हाँ। ये इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही फंस जाती है और रुक जाती है, ऐसा नहीं है। बट वही जो कॉर की फीलिंग है एक, वो इसमें कभी कभार आ जाती है। और ये लगाने में भी और निकालने में भी, दोनों में ही लगती है। सॉरी, अपना माइलेज थोड़ा डाउन हो गया। नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, बहुत मतलब कभी 10 में से एक बार शायद लग गया तो लग गया। अभी तक वही चीज़ है, अभी नहीं हुआ। एक बार जो बीच में हुआ था, अभी तो नहीं लगा। ठीक है,